प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा केवल अंक लाने का साधन नहीं है, यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश है। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम मन लगाकर पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी ज्ञान पाएंगे उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यही सच्ची संकल्प शिक्षा है। आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र पुस्तक दूसरी व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला अध्ययन देखेंगे। अध्याय 1 परिचय, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और नोट्स बनाएंगे। अध्याय 1 परिचय। समाज में आवश्यकताएं। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज की क्या आवश्यकता होती हैं या उसके अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, निवास करते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, यही हम देखेंगे आज। कुछ लोगों को भोजन की आवश्यकता होती हैं, जो गरीब सड़कों पर रहते हैं, जिसे 2 टाइम का अनाज या अन्न उत्पन्न करने की या खरीदने की क्षमता नहीं होती, उसे भोजन चाहिए होता है। भारत जैसे देशों में प्रतिवर्ष कुपोषण या रोग के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। बस उनका कारण होता है उन्हें उपलब्ध भोजन नहीं मिला। और वस्त्र की बात करें तो ठंड के मौसम में काफ़ी लोग वैसे मरने की खबर आती हैं। फिर घर चाहिए लोगों को, सड़क चाहिए, रेल चाहिए, डाक सेवाएं चाहिए। डाक सेवाएं कहाँ चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अभी भी पिछड़े हैं। वे सोचते हैं कि अगर डाक भी भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा दे, हर ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये भी एक उपलब्धि होगी। अब नीचे देखो, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य दैनिक सेवाएं। चिकित्सा की बात करें तो आजकल गुणवत्ता युक्त चिकित्सा मिल पाना उपलब्ध ही नहीं है। यदि चिकित्सा बेहतर होती है तो उसकी गरीब व्यक्ति तक पहुंच नहीं हो पाती। वहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के स्तर में आजकल थोड़ा गुणवत्ता आ रही है। धीरे धीरे संभावना है कि नेटवर्क के माध्यम से और डिजिटल के माध्यम से बेहतर तरीके से और नवाचार की संभावना बढ़ सकती है। दैनिक आवश्यकता में देखेंगे हम, जैसे भोजन, कपड़ा, रोटी, मकान, ऐसी चीज़ें की क्या होती हैं, समाज को आवश्यकता होती हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे तो आप रट मार देना। किसी व्यक्ति के पास उसकी सभी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। कोई भी व्यक्ति ले लो आप, जितना भी बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सभी के लिए ये लाइन फिट बैठती हैं। ये लाइन क्या कहती है? किसी भी व्यक्ति के पास ना सभी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं नहीं होती, मतलब उसके पास कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। अब नीचे बढ़ते हैं। व्यक्ति और संसाधन। व्यक्ति और संसाधन, इसमें हम क्या देखेंगे? व्यक्ति देखेंगे, कौन व्यक्ति हैं इधर पे, जैसे किसान परिवार, बुनकर, अध्यापिका, मजदूर। अब इनके पास क्या क्या संसाधन है वो देखेंगे। किसान परिवार के पास होता है, एक भूमि होती है, थोड़ा बहुत अनाज होता है, कृषि उपकरण होते हैं, बैल होते हैं, श्रम। इनसे क्या करता है? ये खेती करता है और अनाज उपज करते हुए अपना परिवार के लिए, उपभोग के लिए और कुछ का अपनी आजीविका चलाने के लिए बाजार में विक्रय कर देता है। बुनकर क्या करता है? ये कपड़े बनाने वाला बुनकर, ये इसके पास कुछ धागा होता है, कपास होता है और एक करघा
धागा बनाने वाली मशीन होती हैं, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण धागा बनाता है। फिर उसका आगे अगले चरण में क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। एक अध्यापिका के पास क्या संसाधन होता है, शिक्षा का कौशल होता है। अध्यापिका के पास शिक्षा का कौशल होता है, जिसे वे बच्चों को पढ़ाकर अपनी आजीविका अर्जित करती हैं। एक मजदूर के पास क्या होता है, मजदूर के पास केवल श्रम होता है, जिससे वे अपना जीवन चलाता है। चलो अब नीचे देखते हैं। उत्पादन और विनिमय। जो चीज़ उत्पादन होती है उसका विनिमय आवश्यक होता है। देखो, प्रत्येक इकाई अपने संसाधनों से वस्तु सेवाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे एक किसान का उदाहरण ले लो। वो क्या करता है, अपने उपकरणों से, अपने श्रम के माध्यम से क्या करता है, कुछ अनाज का उत्पादन करता है। प्रत्येक इकाई अपने संसाधनों से वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे उदाहरण किसान का देख लिया आपने। उत्पादन का एक हिस्सा उपभोग के लिए और शेष का विनिमय करके अन्य वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करने के लिए सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। यहाँ पे देखो, किसान जो है ना, आधे का अपने परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है और आधे को बेचकर क्या करता है, कुछ अन्य वस्तुएं खरीदता है या सेवाएं लेता है, जिससे उसका बेहतर जीवन यापन चल सके। अब यहाँ पे उदाहरण भी देखो, इतने अच्छे दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। किसान क्या करता है, अनाज का उपभोग और शेष का विनिमय करता है। कहाँ करता है, बाजार में। अब देखो, बुनकर क्या करता है, कपड़ा बनाकर वस्तुएं प्राप्त करता है। ये आपका कुछ कपड़ा बनाता है और वस्तुएं प्राप्त करता है। कपड़ा बनाकर वस्तुएं प्राप्त कैसे करता है, जब ये कपड़ा बेचता है तो उससे कुछ आय होती है, उससे वे कुछ नई वस्तुएं लेता है। अध्यापिका क्या करती हैं, शिक्षा देकर आय अर्जित करती हैं। जब शिक्षा देकर आय अर्जित करती हैं तो वे अपने जीवन यापन को चलाने के लिए बेहतर संसाधन और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वो आय अर्जित या खर्च करती हैं। अब मजदूर क्या करता है, श्रम देकर धन कमाता है। श्रम देकर कोई 8 घंटे करता है, कोई 12 घंटे करता है। जितना अधिक श्रम देगा उतना अधिक धन कमाएगा। और मजदूर के पास केवल श्रम ही होता है, याद रख लेना। या कोई बेहतर मजदूर होता है तो उसके पास कौशल कला भी होती हैं, तकनीकी कौशल होता है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। संसाधनों की कमी और चुनाव। देखो, कोई भी व्यक्ति हो ना, अभी हमने ऊपर लाइन में पढ़ा था, जो मैंने इम्पोर्टेंट है करके टिक की थी, उसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति के पास ना पर्याप्त संसाधन और सेवाएं नहीं होती, वो सभी सेवाएं और संसाधन नहीं होती। अब देखो, व्यक्ति की या समाज की क्या होती हैं, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। जैसे हम अपना ही उदाहरण लेके चलते हैं। हमें क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन इतना संसाधन है कि आपके पास नहीं है। इसलिए क्या होता है, चुनाव की समस्या या त्याग करना पड़ता है। जो बेटर होता है उसे हम अच्छा चुनाव करते हैं, जो अच्छा नहीं होता उतना उसे त्याग कर देते हैं। ये अगली बार ट्राई करेंगे, सोचते हैं। उदाहरण के लिए देखो, अब उदाहरण अच्छे दिए हुए हैं, इन्हें रट मार जाना। बड़ा घर लेने पर खेत की ज़मीन छोड़नी पड़ सकती है। यदि एक मजदूर हैं, चलो अपना ही उदाहरण देता हूँ मैं। यदि मुझे बड़ा घर लेना है तो मेरे पास मान लो थोड़ा बहुत ज़मीन है, तो वो ज़मीन में क्या करूँगा, वो ज़मीन बेच दूँगा।
वो ज़मीन कोई और लेगा, उसके बदले में मुझे पैसे देगा, तो मैं क्या करूँगा, बड़ा घर ले लूँगा। या तो मैं बड़ा घर ले लूँ या तो उसी ज़मीन के बदले में मुझे ये बड़ा घर का सपना त्यागना पड़ेगा। चलो नीचे वाला उदाहरण देख लेते हैं। उत्तम शिक्षा के लिए विलासिताओं का त्याग करना। एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या होता है, वो उच्चतम शिक्षा या उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलासिता की वस्तुओं को, जैसे देखो आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो तो आपको कोई कह दे या आपको कोई पैसे दे, मतलब जैसे 100 रुपये दे दिए, आपसे कहा इससे खा लेना, आपने क्या किया, विलासिता वस्तुओं को, जैसे कुछ खाने वाला आइटम नहीं होता सामान बाजार का, उसको छोड़कर आपने शिक्षा में या कॉपी किताब पेन में उच्चतम शिक्षा के लिए उसको त्याग कर दिया ना, वही सबसे बेस्ट है। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। सामाजिक स्तर पर संतुलन। समाज के पास भी क्या होता है, संसाधन सीमित होते हैं। कोई भी समाज हो, यहाँ देश के पास ही संसाधन सीमित होते हैं, समाज तो दूर की बात है। अब चलो स्थिति देखते हैं। अनाज की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। जैसे देखो किसी खेत में ना अनाज आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तो क्या करते हैं, संसाधन अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाए जाते हैं। जैसे 10 व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें 20 किलो गेहूं निकल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो व्यक्ति ना दूसरे उसमें लगाए जाते हैं। जो व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी होते हैं, क्योंकि उत्पादन तो उतना ही होना होता है और वो दूसरे उसमें लगाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, दूसरे स्तर पर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो इससे संसाधन भी बेहतर तरीके से उन्नत और समय पर बन पाते हैं। अब नीचे स्थिति दूसरी देखेंगे। अनाज की आवश्यकता से कम उत्पादन। कहीं पे क्या होता है, अनाज की आवश्यकता से कम उत्पादन। किसी खेत में ना अनाज की आवश्यकता से कम उत्पादन होता है। जैसे एक खेत है, उसमें 5 लोग लगे हुए हैं, उसमें 10 किलो ही हो रहा है, जबकि वो खेत कितने का है, 20 किलो जितने अनाज का है। तो क्या करना पड़ता है, अन्य उत्पादन घटाकर अनाज उत्पादन बढ़ाया जाता है। जो यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे थे, उनमें से थोड़ा को इधर लाया जाता है, जिससे यहाँ अनाज का उत्पादन बेहतर तरीके से हो सके। अब देखो यही तर्क अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर भी लागू होता है। जो बात यहाँ लागू होती है ना ऊपर वालों पे, इन वालों स्थिति पे लागू होती है, वही सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक समस्याएं। देखो मुख्य आर्थिक समस्याएं क्या क्या हैं, इसमें हम थोड़ा इधर पे देख लेते हैं। इसके बाद आगे भी हैं। सीमित संसाधनों पर विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में विनियोजन। देखो सीमित संसाधनों का विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विनियोजन, मतलब कुछ वस्तुओं का ना, जैसे अनाज का उत्पादन करना है, इसी अनाज के उत्पादन के लिए ना दूसरे क्षेत्र से या कुछ श्रमिकों को इधर से उधर और उधर से इधर लाया जाता है, जिससे क्या होता है, उत्पादन में बराबर या कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बेहतर। ये भी एक समस्या है जो चिंता का विषय है। अब दूसरी समस्या नीचे देखो,
उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का समाज में वितरण। अब देखो ये वाली समस्या हमने जैसे ही सॉल्व की थी, उसके बाद अनाज तो उत्पादन हो गया था। अब उत्पादन हो गया तो अब उसे तो एक जगह पे रख नहीं सकते। जब हम एक जगह पे रखेंगे ना इस समाज को, ये अनाज को, वो एक स्वतः खराब होने लग जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका समाज में वितरण करना पड़ता है। अब ये वितरण होगा कैसे, ये भी एक चिंता का विषय है। चलो अब नीचे देखते हैं वस्तु और सेवा का भेद। यहाँ हम देखेंगे वस्तु क्या होती है। वस्तु को जिसे गुड्स भी कहते हैं, भौतिक रूप से उपलब्ध। इसका उदाहरण है ये देखो, कोई पदार्थ हो सकता है, जैसे आम है कोई वस्तु, पत्थर, लकड़ी, लोहा, वस्त्र जितने भी होते हुए सभी आपके क्या होते हैं, वस्तुएं होती हैं। अब नीचे लाइन में देखो सेवाएं। सेवाएं क्या होती है, सर्विसेज होती है कार्य आधारित संतुष्टि। कार्य आधारित संतुष्टि जैसे देखो चिकित्सक ने क्या किया, आपको दवाई दी, आपको इंजेक्शन या नर्स जिसने भी लगाई हो वो क्या है, चिकित्सक हैं। उसने आपकी कार्य आधारित संतुष्टि की। और ये अध्यापक का कार्य, इनको किस में रखा गया है, सेवाओं में। सेवाओं में आते हैं आपका चिकित्सक, अध्यापक की कार्य आधारित संतुष्टि है। अब नीचे देखते हैं अन्य अवधारणा में आती है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया है। व्यक्ति विशेष होता है निर्णय लेने वाली इकाई। निर्णय लेने वाली इकाई को क्या कहते हैं, व्यक्ति विशेष। इसमें आता है आपका एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, निर्णय लेने वाली इकाई होना जरूरी है व्यक्ति विशेष में। अब देखो संसाधन भूमि भी हो सकता है आपका संसाधन, श्रम भी, औजार, मशीनें भी हो सकती है संसाधन। मान लिया गया है कि समाज में उत्पादित सभी वस्तुएं सेवाएं समाज के लोग ही उपभोग करते हैं। जैसे अनाज का उत्पादन कर दिया ना, उसको उपभोग कौन करेगा, समाज के लोग ही तो करेंगे। ये पंक्ति भी वही कह रही है। जैसे अनाज का उत्पादन आपने किया तो इसका उपभोग कौन करेगा, आपके कुछ दोस्त लोग ही तो करेंगे इसका उपभोग। नीचे वाली पंक्ति में देखो, उत्पादन और उपभोग के बीच सुसंगति का सिद्धांत प्रत्येक देश विश्व स्तर पर लागू होता है। देखो उत्पादन का यही सिद्धांत ना, उत्पादन और उपभोग का यही सुसंगत सिद्धांत या कॉम्बिनेशन बनाए रखने का सिद्धांत क्या होता है, हर समाज में या देश में ना इसे बेहतर तरीके से अपनाया जाता है। चलो हम नीचे देखते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं एवं उत्पादन संभावना। केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, जो मुख्य होती हैं। मुख्य आधारभूत आर्थिक गतिविधियां, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। किसी भी अर्थव्यवस्था की बात की जाए ना, उसमें तीन मुख्य चीज़ें होती है। उत्पादन होता है, विनिमय होता है, उपभोग होता है। उत्पादन जैसे किसान ने उत्पादन तो कर लिया, उत्पादन तो कर लिया, इसका जब विनिमय नहीं होगा तो ये खराब होने के चांसेस होते हैं। विनिमय भी हो गया, उत्पादन भी हो गया, विनिमय भी हो गया। जब ये उपभोक्ता ने नहीं लिया ना,
उपभोक्ता ने मना कर दिया तो ये वैसे ही खराब हो जाता है। इसलिए तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मुख्य आधारभूत आर्थिक गतिविधियां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, उपभोग है। हर समाज को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो हमने ऊपर भी चर्चा की थी। किसी भी समाज के पास सभी संसाधन नहीं होते हैं, किसी के पास कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कुछ कम होता है। इसके कारण क्या होती है, चयन की समस्या जन्म होती है। जैसे किसी राज्य के पास आलू अच्छा होता है, किसी राज्य के पास आलू नहीं होता। वो आपस में क्या करते हैं, आपसी में तालमेल बनाकर अदला बदली कर देते हैं। सीमित संसाधनों के अनेक प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। इससे क्या होता है, अनेक विकल्प खुलते हैं। जैसे दूसरे राज्यों से आपसी सहयोग, बढ़ावा, मित्रता, ऐसे अनेक वो होते हैं, मतलब विकल्प सामने आते हैं। समाज को निर्णय करना पड़ता है। अब समाज क्या निर्णय करता है, कौन सी वस्तुएं, सेवाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे गन्ना किसी राज्य में अधिक होता है तो वो क्या सोचेगा, मैं गन्ने का ही उत्पादन करता हूँ और दूसरे राज्य से गन्ने के बदले आलू खरीद लूँगा। वो आलू वाला सोचेगा मैं आलू का ही उत्पादन करूँ। गन्ने वाले से बदला भी जा सकता है। कितनी मात्रा में उत्पन्न हो, जी बिल्कुल, ये अगर अधिक उत्पादन कर दिया गया तो उसका अधिक लागत आएगी, फिर और खर्चा बढ़ेगा। इसलिए वो फिक्स करता है जितना अपने राज्य को भी चाहिए, अपने और दूसरे से बदला भी जा सके। यही अपने परिवार या समाज में भी लागू होता है। कैसे उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, बड़ी समस्या तो ये है कैसे उत्पन्न होगा, कौन उत्पादन करेगा इसका। चलो नीचे बढ़ते हैं। किसके लिए उत्पन्न हो, किसके लिए उत्पन्न हो, कैसे उत्पन्न हो, किसके लिए उत्पन्न हो। जैसे देखो आलू की बात करें ना, आलू को कैसे उत्पन्न किया जाए। क्या आपको पता था, जब आपको आलू के बारे में बताया गया होगा तभी आपको पता चला कि कैसे उत्पन्न होगा आलू। फिर अब देखो आलू तो उत्पन्न हो गया, फिर आलू को खाएगा कौन या किसके लिए उत्पन्न हो, ये बड़ी समस्या थी। इसलिए इसको अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। चलो नीचे देखते अब। क्या उत्पन्न किया जाए और कितनी मात्रा में। अब देखो क्या उत्पन्न किया जाए, ये प्रारंभिक समस्या थी। समाज को निर्णय करना पड़ता है, समाज ही निर्णय करेगा। अब देखो खाद्य पदार्थ जैसे अनाज ही ले लो, गेहूं, चावल, खाद्य पदार्थ आ गए। विलासिता की वस्तुएं जैसे सोमरस ऐसी चीज़ें, विलासिता की वस्तुएं। खाद्य पदार्थों को अधिक बढ़ावा दिया जाए या विलासिता की वस्तुओं को, ये बड़ा चिंता का विषय था। कृषि उत्पाद, गेहूं को ज़्यादा उत्पादन दिया जाए या औद्योगिक उत्पाद कपास को, ये भी बड़ा चिंता का विषय था। अब देखो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बनाम सैन्य सेवाएं। शिक्षा स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्च किया जाए या सैन्य व्यवस्था में। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, जो उपभोग में लाई जाती हैं। निवेश वस्तुएं, मशीन आदि। अब ये बड़ा चिंता का विषय था, इसमें क्या उत्पादन किया जाए, ये समस्या समाज को ना एक झंझोड़ के रख दिया था। ये समस्या कौन सी मतलब इम्पोर्टेंट थी, ये भी उतना महत्व का था कि अब किसका उत्पादन करे, बड़ी अचरज की स्थिति हो गई थी। चलो नीचे बढ़ते हैं।
अब देखो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, उपभोक्ता वस्तुएं, निवेश वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं, बातें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। अब बात आते हैं कैसे उत्पन्न किया जाए। ये अभी सामान्य लगेगा, जब हम पहले पहले लोग बाग बसे होंगे तो उन्होंने कैसे उत्पादन किया जाए, ये बड़ा अचरज का विषय होता होगा। तो चलो देखते हैं। उपलब्ध संसाधनों और तकनीक का चयन, कौन सी तकनीक अच्छी होगी, कौन से संसाधन बेहतर होंगे, यही निर्णय लेना था। अधिक श्रम आधारित या मशीन आधारित। देखो पहले ना अधिक श्रम से किया जाए, मानव का श्रम, मानव का मतलब मेहनत या उसका अधिक कार्य करते हुए उत्पादन करना। मशीन मतलब ये आधुनिक युग में मशीन जैसे गाड़ी हाड़ी बनती है, मशीन से बनती हैं। किस तकनीक को अपना जाए, यहाँ तकनीक का भी चयन है। अब देखो किसके लिए उत्पन्न किया